अभी हम लोग अपना जनगणना वाले चैप्टर को बढ़ा रहे हैं आगे। जनगणना 2011, इसके पहले वाला हो गया था ना। सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी जो है वो दिल्ली है, ठीक है। एज यूजुअल दिल्ली यूटी जो है वो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला रहेगा ही। 2.5 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है वैसे दिल्ली में। दूसरा और तीसरा स्थान जो है पुडुचेरी का है और चंडीगढ़ का। याद करने का सबसे बढ़िया तरीका जो है वो, चूंकि 2011 की जनगणना है ये, और तब जम्मू कश्मीर जो था लद्दाख समेत राज्य था, इसलिए यूटी वाले दायरे में अभी वो नहीं आया है, वो आएगा 2021 वाले में। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 30 सितंबर 2024 तक अगर जम्मू कश्मीर को राज्य बना के चुनाव करा लिया जाता है तो फिर से वो रह जाएगा राज्य में, और हम लोग के यूटीज की संख्या जो है वो एक घट जाएगी, क्योंकि लद्दाख यूटी रह जाएगा और जम्मू कश्मीर क्या बन जाएगा, राज्य। राज्यों की संख्या जो है बढ़ करके 28 से 29 हो जाएगी। लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि क्या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को मानती है, क्योंकि किसी यूटी को राज्य बनाने का काम जो है ये केंद्र सरकार को करना है, न कि सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने बोल करके ही जो है अपने सीमा का अतिक्रमण कर दिया है कि आप 30 सितंबर तक जो है वहां पर उसको राज्य बना करके और चुनाव कराएं। ये स्टेटमेंट ही सुप्रीम कोर्ट के अतिक्रमण को दिखाता है कि आपको ये अधिकार नहीं है कि आप केंद्र को निर्देश दे कि वो उसको चुनाव कराएं और यूटी बनाए या केंद्र राज्य बनाए। ये काम संसद का है, उनका नहीं है। तो खैर जो भी हो, वो अपने हिसाब से जो भी बोला सुप्रीम कोर्ट। यहाँ 2011 की जनसंख्या के अनुसार हम लोग देखेंगे कि दिल्ली के बाद यूटी में जो पुडुचेरी है जहां विधानसभा है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी भी संख्या ज्यादा है जनसंख्या, इसलिए जो है वहां भी क्या है, विधानसभा है। तो दिल्ली के बाद वो यूटी जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो है पुडुचेरी। लेकिन अगर फिलहाल अभी के कॉन्टेक्स्ट में हम ले लेंगे तो जम्मू कश्मीर की जनसंख्या सबसे ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि यूटी में जम्मू कश्मीर में जनसंख्या सबसे ज्यादा, और फिर दिल्ली, और तब जो है पुडुचेरी। लेकिन उसके लिए जम्मू कश्मीर को जोड़ना पड़ेगा। तो अब होगा क्या कि फिलहाल कोई भी जो एग्जामिनर जो पेपर सेट करेगा वो इससे अभी बचेगा, क्योंकि कोई भी आपसे वैसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहेगा जो कंफ्यूजन क्रिएट कर दे। इतना याद रखिएगा। जैसे 2010 में जब नेशनल हाईवे का नया जब नाम बनाया गया, जो नहीं बनाए थे ऑड और इवन वाला, तो जब ये 2010 में लागू हुआ तो आप देखिए कि 2010 के बाद से लंबे समय तक नेशनल हाईवे पर क्वेश्चन आना ही बंद हो गया था, क्योंकि इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था कि स्टूडेंट तो स्टूडेंट, पूछने वाले को नहीं पता रहता था कि कौन सा नेशनल हाईवे में क्या करना, कौन छोटा कौन बड़ा, तो वो सब छोड़ दिए थे। 2016, 17, 18 के बाद आप देखेंगे कि सबसे लंबा NH44 ये सब आना शुरू हुआ। जब धीरे धीरे लोग एकस्टम्ड होने लगे तब सेम कंडीशन यहां पर है, इसलिए बहुत ज्यादा परेशान मत होइएगा। फिलहाल याद रखिएगा कि 2011 की जनगणना अगर पूछेगा, मान लो क्वेश्चन पूछा कि 2011 के सेंसस के अनुसार किस यूटी में सबसे ज्यादा आबादी है, तो आपको दिल्ली लगाना है, भले ऑप्शन में जम्मू कश्मीर रहेगा, क्योंकि उस समय वो क्या था, राज्य था। तो क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना। हाँ, न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्रशासित प्रदेश कौन है, लक्षद्वीप। याद रखिएगा, अंडमान और निकोबार में और लक्षद्वीप में होता है कि किसमें जनसंख्या कम है। जाहिर सी बात है कि मात्र 10 या 11 द्वीप आबाद हैं लक्षद्वीप में, और वो समुद्री जीव मूंगा जो होता है, ठीक है, मूंगा की चट्टानों के ऊपर में वो बसा हुआ है, तो वो कितना रहेगा, ठीक, इसलिए उसकी आबादी जो है बहुत ज्यादा नहीं है, और लक्षद्वीप की आबादी यूटी में सबसे कम है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्रशासित प्रदेश, ठीक है, दादर और नागर हवेली, इसको हम याद रखते हैं दादा नाना। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दादर और नाना ने बढ़ा दिया, दादर और नागर। तो यहां पर जो है इसका दशकीय वृद्धि दर ज्यादा है। दूसरा और तीसरा स्थान है दमन दीव, अब तो दोनों को मिला दिया गया है, और पुडुचेरी। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्रशासित प्रदेश क्या है, लक्षद्वीप। आखिर लक्षद्वीप कहां से बढ़ा पाएगा अपने जनसंख्या को, क्योंकि उसके पास उतनी क्षमता वहां है ही नहीं, उसका जो कैपेसिटी है जमीन का वो उस टाइप से नहीं है कि वो बड़ी आबादी को सरवाइव करा सके। तो वहां कभी भी जनसंख्या जरूरत से ज्यादा बढ़ेगी नहीं, और वो आदिवासी है पूरे, वहां शेड्यूल्ड ट्राइब है, और वो एकमात्र ऐसा यूटी है जहां प्रतिशत के मामले में भारत में मुसलमान सबसे ज्यादा हैं।
लगभग 96 से 97% वहां की आबादी जो है इस्लाम को मानती है, और वो सभी के सभी जो है जनजाति हैं लक्षद्वीप में। ठीक है, जम्मू कश्मीर से ज्यादा जो है प्रतिशत में मुसलमान कहाँ हैं? लक्षद्वीप में है, जहां अभी प्रधानमंत्री मोदी गए थे और उन्होंने उसका प्रचार किया ताकि लोग मालदीव के बजाय कहां जाएं? लक्षद्वीप जाएं। सर्वाधिक जनघनत्व डेंसिटी वाला प्रदेश देखो, बिहार अपना 1006 है, दिल्ली देख लीजिए 11,320 है, दिल्ली 11,320 है। 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में उतने लोग वहां रहते हैं। इसे आप अंदर लगा लीजिए, एक छोटे से बीत भर के कमरे में 5-5, 6-6 लोग रहते हैं वहां। और न्यूनतम जनघनत्व वाला केंद्रशासित प्रदेश कौन है? अंडमान निकोबार। न्यूनतम जनघनत्व वहां आदमी ही बहुत कम है। ठीक है, तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में 46, क्योंकि द्वीपों की संख्या ज्यादा है, लेकिन लोग ज्यादातर कहां रहते हैं? पोर्ट ब्लेयर वाला जो मिडिल अंडमान है उसी पर ज्यादा लोग रहते हैं। तो लेकिन बाकी द्वीपों का क्षेत्र तो जुड़ता है इसमें, तो वहां पर आबादी न के बराबर है, इसलिए यह है 46। जनघनत्व में दूसरा स्थान चंडीगढ़ का है, 9,258। चंडीगढ़ को बनाया गया था सेक्टर्स में बांट के। कहते हैं कि ऊपर से देखने में चंडीगढ़ लिखा हुआ नीचे नजर आता था, बाद में आबादी का फैलाव इतना हो गया कि खूबसूरत चंडीगढ़ भी जो है वो बिगड़ना शुरू हो गया। नहीं तो चंडीगढ़ से खूबसूरत शहर हम अपने जिंदगी में दूसरा नहीं देखे हैं। ठीक है, हम रोपड़ में 11th की पढ़ाई किए हैं, बगल का टाउन है। ठीक है, रूपनगर, रोपड़, हड़प्पा वाला, हड़प्पा संस्कृति। ठीक है, तो चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला सब वही हैं, और चंडीगढ़ जो है बहुत खूबसूरत शहर है। आप वहाँ अगर बस से यात्रा कर लें, सिटी बस सर्विस से, तो आपका मन खुश हो जाएगा कि हम कहाँ आ गए हैं। ठीक, और तुलना कीजिएगा पटना से तो आपको हंसी आएगी उसके बाद। हैं प्लान्ड है, हाँ वही बोल रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि वो एकदम वेल प्लान्ड है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला, सेक्स रेशियो वाला सबसे अच्छा प्रदेश जो है पुडुचेरी है। पुडुचेरी में महिलाएं ज्यादा हैं और पुरुष क्या है उनकी तुलना में कम है पुडुचेरी में, याद रखिएगा। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो है कैसे प्रदेश, जहां दमन होगा, दमन और दीव, जहां दमन होगा वहां लिंगानुपात की स्थिति खराब रहेगी। ठीक है, 618, मात्र 618। यहां पुरुष 1000 पुरुषों पर मात्र 618 महिलाएं हैं दमन दीव में। लिंगानुपात में दूसरा स्थान लक्षद्वीप का है, 947। 1000 पुरुषों पर कितने हैं? 947। सर्वाधिक शिशु 0 से लिंगानुपात वाला केंद्रशासित प्रदेश अंडमान निकोबार है, 968 है। ठीक है, वो अंडमान निकोबार में इसलिए ठीक है। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली है। जाहिर सी बात है, यहाँ लोग क्या कराते होंगे? भ्रूण हत्या, क्योंकि यहाँ मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है। शिशु लिंगानुपात में दूसरा स्थान किसका है? पुडुचेरी का। और वैसे लिंगानुपात, ओवरऑल लिंगानुपात में सबसे अच्छा पोजीशन भी पुडुचेरी का ही है। ये सब इतना नहीं पूछता है, ये सब फालतू का इतना सेंसस। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप है, ये याद रखिएगा। पढ़ा लिखा में कौन सा यूटी सबसे आगे है पढ़ाई लिखाई में? लक्षद्वीप। कारण क्या है? जनसंख्या है बीत भर, सबको पढ़ा दिए हैं सब, इसीलिए 91 पॉइंट। दूसरा नंबर पे यहां होगा दमन दीव, और जबकि लिंगानुपात में सबसे खराब पोजीशन है दमन दीव। क्यों है? इसलिए नहीं कि मार देते हैं, दमन दीव में पुरुष वर्किंग कैपिटल ज्यादा है, इसलिए वो वर्किंग फोर्स ज्यादा है, इसलिए दमन में, दीव में पुरुष ज्यादा दिखते हैं। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्रशासित प्रदेश कौन है? दादर नागर हवेली। बस प्रथम और न्यूनतम याद रखिएगा। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला केंद्रशासित प्रदेश भी लक्षद्वीप है, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला केंद्रशासित प्रदेश दादर नागर हवेली है। हल्का हल्का दिमाग में याद रखना। महिला साक्षरता में भी लक्षद्वीप आगे है, और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला केंद्रशासित प्रदेश भी दादर नागर हवेली। यानी सबसे खराब स्थिति दादर नागर हवेली के पढ़ाई लिखाई में, और सबसे अच्छी स्थिति लक्षद्वीप के यूटी में। बस दिमाग में बिठा लीजिएगा, लक्षद्वीप बेस्ट, दादर नागर हवेली सबसे वर्स्ट। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या प्रतिशत किसका रहेगा? दिल्ली का। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला रहेगा अंडमान निकोबार, आदिवासी वहां होंगे, जारवा, यही सब है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप है, मात्र 64,473 लोग हैं। ठीक है, इससे ज्यादा आबादी तो दानापुर कैंटोनमेंट बोर्ड की है। सर्वाधिक शेड्यूल का जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ है। कारण पंजाब में सबसे ज्यादा एससी हैं, इसकी राजधानी चंडीगढ़ में भी सबसे ज्यादा एससी हैं। क्यों पंजाब में सबसे ज्यादा एससी हैं? क्योंकि
यही लोग कन्वर्ट हुए थे सिखिज्म में। जब उनको उस टाइप से नहीं मिल रहा था समाज में, तो गुरु नानक के नेतृत्व में वो सभी क्या हो गए, सिख बन गए। ठीक है, और यही कारण है कि सबसे ज्यादा 80% कहाँ है, पंजाब में, और यूटी में चंडीगढ़, यूटी में चंडीगढ़। हर तीसरा सिख जो है पंजाब में वो दलित समुदाय से आता है। क्यों आता है, क्यों छोड़ा होगा? जाहिर सी बात है कि जब आप सम्मान नहीं देंगे तो वो क्या करेंगे, वो निकल जाएंगे और वो चले जाएंगे वहां। अब एक नया ट्रेंड पकड़ लिया है पंजाब में, वो सिखिज्म भी छोड़ करके क्रिश्चियनिटी की ओर विमुख हो रहे हैं, ईसाई मिशनरी, हाँ, उनके कारण। तो वो भी एक बड़ा ये है, मतलब हाँ, तो इसीलिए ना सब चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे। जाहिर सी बात है, लाइफ किसी के ऊपर बात हो रहा है तो क्या करेगा बेचारा। ठीक है, लेकिन दिल्ली सर्वाधिक एससी जनसंख्या और खेसारी प्रदेश है। कारण क्या है कि आप दिल्ली में कुछ भी मांगिएगा, यूटी में जनसंख्या में तो उससे कोई चीज में वो आगे होगा सबसे ज्यादा में। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार उसमें कोई भी एससी निवास नहीं करती है, देख लीजिए, समझ आ गया। एससी है ही नहीं लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में, काहे कि पूरा आदिवासी जो है भरे पड़े हुए हैं, एसटी। कहां से खत्म होगा? प्रौढ़ एज होता है अधेड़ावस्था। आयु सीमा उसमें देते होंगे 45 के ऊपर वाला को, प्रौढ़ 45 से 55 60 के बीच में डालते होंगे, 60 से फिर बुजुर्ग। ठीक है, 60 होते होते बुजुर्ग हो जाइएगा। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला यूटी जो है लक्षद्वीप है, देख लो 94.8% वहां एसटी हैं लक्षद्वीप में, इससे ज्यादा एसटी जनसंख्या प्रतिशत कहीं है ही नहीं। वहीं सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला प्रदेश जो है दादर नागर हवेली, दिल्ली से भी ज्यादा जो है आदिवासी कहाँ है, दादर नागर हवेली में। दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी में कोई भी एसटी निवास नहीं करती है। अब क्या दिल्ली में आदिवासी नहीं होंगे, हैं, लेकिन मूल रूप से वहां नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो कि झारखंड के हैं और जॉब कर रहे हैं दिल्ली में, लेकिन अभी तक अपना निवास कहाँ, मतलब मतदाता कहाँ का रखा हुआ है, पहचान पत्र झारखंड का। इसीलिए इसमें है कि दिल्ली में एक भी जो है जनजाति आवास निवास नहीं, ऐसा नहीं कि निवास नहीं करते भाई, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति भवन में रह रही हैं, तो दिल्ली में एक भी अनुसूचित जाति नहीं निवास कर रहा है कि नहीं, लेकिन वो है कहाँ की, ओडिशा की, इसलिए वो दिल्ली की निवासी नहीं मानी गई है। ठीक है, इसलिए भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ठीक है, देख लेते हैं इसको। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान लाभान्वित है। भाखड़ा नांगल परियोजना, सतलज नदी, याद रखना इसको, सतलज नदी रोपड़ के किनारे बहती है सतलज नदी। ब्यास परियोजना, ब्यास नदी एक ही है, एक ही है, उसी को वो LUJ लिखा था अंग्रेजी में सतलज को, SATLUJ, तो बहुत लोग सतलज को सतलुज सतलुज करने लगते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से पंजाब को ये पंजाब पढ़ना चाहिए, PUNJAB। ठीक है, तो सतलज। ब्यास परियोजना, ब्यास नदी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, देख लीजिएगा, चारों एक ही हैं। और ब्यास नदी जहां सतलज नदी से मिलती है वहीं हरिके बैराज है, हरिके बैराज में सतलज नदी में कौन आके मिलती है, ब्यास नदी, और वहीं से नहर खींचते हैं भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी कैनाल, जिसको कैदियों ने बनाया था। कैदियों को लाया जाता था जेल से निकाल करके 9 बजे सुबह में, और शाम में 4 बजे तक जो उन सबको वापस जेल में, तो दिन भर, तो उसके लिए उसको पैसा मिलता था उन लोगों को वर्क, हाँ, तो जो लोग अपना नाम लिखवाते थे उन्हीं को लाया जाता था। तो दिन भर बाहर के बाहर भी रहते थे और नहर भी खोदते रहते थे, और चारों तरफ से सुरक्षाकर्मी हथियार लेके खड़ा रहते थे कि भागो बेटा, नहर का खोदने का काम है, नहर खोदो। और उस समय दुनिया की सबसे लंबी नदी नहर 468 किलोमीटर लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर को खोदे थे सब। ठीक है, और वो हरिके बैराज पंजाब से जो है ले जाकर के राजस्थान से गंगानगर जिला तक ले जाया गया था। ठीक है, जिसके कारण राजस्थान में भी हरित क्रांति का काम शुरू हो गया था। ठीक है,
और यही कारण है कि सरसों का जो है तेल सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? राजस्थान। दामोदर घाटी परियोजना झारखंड, ठीक है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी पे, झारखंड और पश्चिम बंगाल। हीराकुड बांध परियोजना, हीराकुंड लोग बोल देते हैं लेकिन क्या है? हीराकुड, ये कुंड नहीं है, हीराकुड है। बांध परियोजना महानदी ओडिशा पे, महानदी ओडिशा। महानदी एक ऐसी नदी है जिसके बाद नदी कहा ही नहीं जाता है, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, सोन नदी, महानदी नदी इसको महानदी ही बोलते हैं क्योंकि ऑलरेडी इसके नाम में क्या छुपा हुआ है? नदी। अब आज जैसे दामोदर नदी लिखा है ना, महानदी के बाद नदी लिखा हुआ है? नहीं, क्योंकि इसके नामे में है नदी, इसलिए। ये ठीक वैसे ही है जैसे हम लोग बोलते हैं जेलेपला दर्रा, ला का मतलब दर्रा होता है, लेकिन फिर भी हम लोग जेलेपला, नाथुला, नाथू के बाद ला दर्रा ही है। तो यहां चूंकि हम लोग हिंदी वाले हैं और जो नहीं जानते वो बोलते हैं महानदी रिवर। अंग्रेज क्या बोलते हैं? रिवर महानदी। वो महा रिवर तो नहीं बोलते हैं, रिवर महानदी। हाँ लगा सकते हैं, हिंदी में ही लगा सकते हैं। तो ठीक वैसे जेलेप ला, नाथू ला, नीति ला, ला का मतलब दर्रा, बाड़ा ला चा, तो लाचा भी दर्रा ही होता है। चंबल परियोजना, चंबल नदी, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ठीक है। मगरमच्छ सबसे ज्यादा इसी में पाया जाता है, चंबल नदी में, ठीक है। और सबसे ज्यादा रील और नालिका अपवर्धन चंबल में ये अलग अलग होता है। एक का थुथुन थोड़ा सा लंबा होता है, घड़ियाल, ठीक है, अलग अलग। एक क्रोकोडाइल होता है, एक एलिगेटर होता है। एक का थुथन पूरा लंबा होता है, एक थोड़ा सा ज्यादा उसका मुंह फैल जाता है, बड़ा हो जाता है। घड़ियाल छोटा रहता है, हाँ हाँ रहता है, वैसे को सब बोल देते हैं अपना, ठीक है। यहाँ भी सोन नदी से होकर के कभी कभी गंगा में भी जो है घड़ियाल आ जाता है। तो सोन नदी में लोग इसलिए तैरते नहीं है ना ज्यादा, कि आप तैर रहे हैं बगल में वो भी तैर के आपको देख के मुस्कुरा रहा है तो दिक्कत हो जाएगी उसके बाद। तो इसलिए बेहतर है कि उसमें नहीं उतरे। हाँ हाँ, तो इसीलिए उस सोन में लोग तैरने नहीं। आप देखिए सोन नदी में लोग 9 के बराबर तैरता है, क्या कि वो कब आ जाएगा पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो और उसी से आ जाता है गंगा नदी में, तो कभी कभी गंगा में भी सोच समझ के तैरना चाहिए। तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा नदी तेलंगाना और कर्नाटक में, राक्षी याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। नागार्जुन सागर, अर्जुन है कृष्णा है, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कोसी परियोजना, कोसी नदी बिहार और नेपाल, बिहार और नेपाल, ठीक है। गंडक नदी परियोजना, गंडक नदी बिहार नेपाल, गंडक परियोजना बिहार की दूसरी परियोजना। फरक्का परियोजना, गंगा भागीरथी पश्चिम बंगाल, इसको 1975 में बनाया गया था और 1979 से बिहार में बाढ़ आना रेगुलर शुरू हो गया फरक्का परियोजना के चलते। फरक्का परियोजना क्यों बनाया गया? ताकि गंगा का पानी जो है पूरा का पूरा बांग्लादेश में नहीं जाए। बांग्लादेश में गंगा नदी के पानी को जाने से रोकने के लिए फरक्का डैम बनाया गया और उसने जो है बिहार के लिए नुकसान कर दिया, क्योंकि गंगा के पानी को आप रोकते हैं तो वो पानी जो कोसी से सबसे निकल करके जो जाता है ना उधर की ओर, वो सब कहाँ आ जाता है? पीछे सुपौल, सहरसा, मधेपुरा इलाके में, पूर्णिया इलाके में। और यही कारण है कि 6 महीने से ज्यादा समय तक पानी उस इलाके में रुका रह जाता है। और यही कारण है कि वो बेल्ट गरीब का गरीब ही है, पूरा बेल्ट का देखिएगा गरीबी वहां छितराई हुई है, ठीक है। विकास होने का नहीं बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जो डेमोग्राफी है वहां की, वो एक जाति के बहुलता वाला हो जाता है और वो जो है किसी और को वोट नहीं देते हैं, जिसके चक्कर में जो है पूरा का पूरा क्षेत्र का नुकसान हो गया है। तो चूंकि रूलिंग पार्टी को पता है कि वो हमको वोट देगा नहीं, वो विकास करते नहीं है, अपोजिशन को पता है कि वो हम ही को वोट देगा, इसलिए लोग कुछ करते नहीं है। तो आप जैसे ही कास्ट या धार्मिक फैक्टर से किसी के लिए अलाइंड हो जाते हैं, आप वैसे ही बार्गेनिंग कैपेसिटी क्या कर देते हैं? खो देते हैं। जैसे कि कैसे होता है शादी ब्याह में, अरे दूर तो अपना घर वाला है, उसको क्या पूछना, छोड़ो हटाओ, वो अपने आ जाएगा। लेकिन आपको पता है कि अगर फलानवा कोई आईएएस आदमी, आईएएस अधिकारी है, आईपीएस अधिकारी है, तो देखिए लोग कैसे आपके पीछे पीछे भागेंगे। तो आप अपने हिसाब से अपने वैल्यू को कम करते हैं या बढ़वाते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। अभी आप जॉब ले लीजिए, आपको देखिए घर में हो सकता है कि आपको घर परिवार में लोग इज्जत नहीं देते हो, अभी आप जॉब पा जाइए, देखिए वही घर वाले आपसे बात करने लगे कि यहाँ सोच रहे हैं एक जमीन लेने का, तुम सपोर्ट करोगे क्या, तुम सपोर्ट करोगी क्या, थोड़ा पैसा दोगी क्या? तो आप कहेंगे नहीं हम नहीं देंगे, मैंने हम आप बात कह रहे हैं, आप कह भी सकते कि नहीं हम देंगे। तो ये
कब होगा? अभी। अभी बेगर्स कांट बी चूजर्स। अभी तो आपको पैसा मांगना पड़ रहा है, तो इज्जत बढ़वानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कमाना पड़ेगा, वरना कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। ये लिख लीजिए, और आप मन में ये पाले रह जाइएगा जीवन भर कि हमको दुनिया में लोग नहीं पूछते हैं। एक हम लोग में रोग होता है कि हमको दुनिया पूछे। ठीक, ये रोग लिए इस दुनिया से कई लोग चले जाते हैं। दुनिया आपको तब पूछेगी जब आपकी पूंछ में बाल होगा। ठीक है, कुत्ते की पूंछ में जब तक बाल रहता है तब तक उसकी पूंछ होती है, पूंछ में पूंछ। ठीक है, तो इसलिए अपने बाल को बढ़ाइए पूंछ में। काकड़ा पारा परियोजना ताप्ती नदी, ये एग्जाम में पूछता है। काकड़ा पारा ताप्ती नदी। तवा परियोजना तवा नदी मध्य प्रदेश से भी पूछता है। ठीक है, दोनों पूछता है, 12 नंबर और 13 नंबर। नागपुर शक्तिगृह परियोजना कुराडी नदी। कुराडी नदी जो है नागपुर जिले में बहती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना देखो, यही जो हम बताए थे, दुनिया की सबसे लंबी नहर, कैनाल, नहर को कहते हैं कैनाल। ठीक है, ये 468 किलोमीटर कैदियों ने बनाया था 1966 में। इसी के कारण जो है राजस्थान जो है वो हरित क्रांति का क्षेत्र बन गया। बीकानेर, सॉरी, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, यही पंजाब हरियाणा से सतलज का पानी कहाँ पहुंचाया जाता है? राजस्थान में। इंदिरा गांधी परियोजना को किसने खुदाई करके बनाया था? कैदियों ने, जेल के कैदियों ने। उकाई परियोजना ताप्ती नदी गुजरात, ये भी देखना, ये और ये। ठीक है, पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी, ये भी। मालप्रभा परियोजना कर्नाटक, महानदी डेल्टा परियोजना महानदी ओडिशा, रिहन परियोजना उत्तर प्रदेश। रिहन जो है ये सोन की सहायक नदी है, सोन नदी की सहायक है, और इसी पर सबसे बड़ा मानव निर्मित झील बना हुआ है। ठीक है, गोविंद सागर। रिहन परियोजना, रिहन नदी कहां लिखा हुआ है? नहीं, तो रिहन परियोजना रिहन नदी, जिला सोनभद्र उत्तर प्रदेश। और यहीं पर इसी परियोजना पर जो है भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है। गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक, सागर है इसीलिए लेक उसमें लिखते हैं गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील, सबसे बड़ा मानव निर्मित झील भारत में। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित झील गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर। कुंडा परियोजना कुंडा नदी तमिलनाडु। ठीक है, ये मध्य, ये उत्तर प्रदेश में समझिएगा, प्रतापगढ़ का कुंडा। दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पश्चिम बंगाल और झारखंड। नहीं है, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी केरल, ये याद रखिएगा। इडुक्की परियोजना ठीक मार दीजिए, पेरियार नदी केरल। पेरियार जो है केरल की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। पेरियार का मतलब यूं होता है महान, ग्रेट लीडर। पेरियार केरल में जो स्वामी रामास्वामी नायकर को पेरियार भी कहा जाता था। ठीक है, जस्टिस आंदोलन के प्रणेता, ब्राह्मणों के घोर विरोधी, पेरियार। ठीक है, ये इनका आंदोलन उसी पे चलता ही था, एंटी ब्राह्मण मूवमेंट पे। और मंदिर प्रवेश आंदोलन को लेकर भी चलाए थे ये पेरियार। नदी का नाम भी वहां पेरियार। केरल की सबसे लंबी नदी पेरियार है, और इसके बाद भारतपुझा है। बहुत सारे बुक्स में गलत दिया रहता है कि भारतपुझा जो है केरल की सबसे लंबी या बड़ी नदी है, नहीं, पेरियार है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी उत्तराखंड, हाईएस्ट, हाँ, टिहरी बांध। ठीक है, टिहरी बांध परियोजना भारत में सबसे ऊंचा बांध। इसके कारण टिहरी शहर डूब गया, इसके डैम में टिहरी शहर डूब गया, इसलिए वहां के लोगों को नए टिहरी शहर में बसाया गया, नया टिहरी। ठीक है, और ये टिहरी डूब गया उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर। ठीक है, भागीरथी और भिलंगना, भागीरथी और साथ में लिख लीजिए भिलंगना। भिलंगना, भागीरथी और भिलंगना।
भागीरथी प्लस भिलंगना। माता टीला, माता बेटा, माता टीला बेतवा नदी, याद रखने के लिए माता बेटा, ठीक है। तो माता टीला उत्तर प्रदेश, और अब नहीं ना कीजिएगा, अब हो गया ना माता बेटा, तो यही ना दिमाग लगाना रहता है। तो हम रहते थे, देखिए हम तुरंत बता देते हैं माता और बेटा, ये अगर आप सोचे रहते हैं, यही अंतर है गुरु चेला में। तो चेला को क्या करना है, गुरु से सीखना है। तो इस टाइप का कोई भी चीज आएगा तो अपने सर्च करना है, ये नहीं कि हर बॉल पे हम ही सिखाएंगे कैसे खेलना है। जैसे हमने एक ट्रिक बता दिया, अब इस ट्रिक को यू मस्ट फॉलो इट, समझ गया। तो माता टीला बेतवा नदी कहाँ, यूपी और एमपी, जिसका कोयना कुछ ना कृष्णा, कोयना परियोजना कोयना नदी, कोयना किसी सहायक नदी है कृष्णा की, तो जिसका कोयना उसका कृष्णा, ठीक है। तो कोयना किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की। तो लेकिन कहाँ है महाराष्ट्र में कोयना, रामगंगा परियोजना, रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश, ठीक है। ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी अलमाटी बांध, ये याद रखना, अलमाटी कृष्णा नदी, इतने याद रखिएगा। अलमाटी बांध, मेट्टूर बांध कावेरी नदी तमिलनाडु, और अलमाटी कृष्णा नदी, अलमाटी नाम से एक और है वैश्विक स्तर पर, फिलहाल कृष्णा नदी अलमाटी। घाट प्रभा मालप्रभा घाट प्रभा दोनों कर्नाटक, भीमा परियोजना पवना नदी महाराष्ट्र। बहुत लोग इसको भीमा नदी मार देंगे, गलती मत कीजिएगा, भीमा परियोजना पवना नदी महाराष्ट्र। पवन पुत्र हनुमान अभीम भीमा, ठीक है। भद्रा परियोजना भद्रा कर्नाटक में, जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी महाराष्ट्र, गोदावरी नदी जायकवाड़ी, जायकावाड़ी नहीं होता है, जायकवाड़ी है। 32 नंबर टिक मार लीजिए। रंजीत सागर बांध रावी नदी जायकवाड़ी, ये जायकावाड़ी नहीं है, जायक है, ये जायका करने के चक्कर में जायकावाड़ी कर दिया है, जायकवाड़ी गोदावरी, ठीक है। जायकवाड़ी और गोदावरी नहीं, गोदावरी याद रहेगा, जायकवाड़ी। रंजीत सागर बांध, र से रंजीत सागर, र से रावी नदी, ठीक है। हिटकल परियोजना घाट प्रभा नदी कर्नाटक, ये याद रखना, कभी कभी आ जाता है हिटकल परियोजना। गलत है, 35 नंबर गलत है, उसको करिए सलाल परियोजना, उसको काट के ठीक कीजिए 35 नंबर को, वहां पे लिखिए सलाल परियोजना। तो गलत लिखा, सुधार लीजिए, हम काहे के लिए हैं। सलाल परियोजना चेनाब नदी जम्मू कश्मीर, सलाल परियोजना चेनाब नदी, आप लोग में भी वही है गलती, सुधारा है सब। हमको लगा कि कहीं नया पुराना हो गया होगा, तो अब मास्टर दैयो देगा सतलज, जितना यहाँ के है ना दरोगा गुरु लोग, हाँ यहीं से उठा के कहे, अरे देखो लिखा है कि नहीं, हम गलत पढ़ा रहे थे, तुम क्या तुम समझ लियो हो लूसेंट को, तुम क्या, हम लोग इधर उधर थोड़ी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो सलाल परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर, या जैसे मेरा ही कई स्टूडेंट अब पढ़ाने लगा है, हम अभी 3-4 साल पहले उसको पढ़ा रहे थे, अब वो सब दरोगा पे जब चला रहे हैं अपना, तो उनका लेवल क्या है ये हम जान रहे हैं ना। अभी मेरा कोई भी स्टूडेंट जो दरोगा है वो इसको चलाने लगे वर्दी में आकर के, देखे ही भर जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स की मानसिकता क्या है कि जो सिलेक्टेड है वो पढ़ा रहा है, तो उसको कितना आ रहा होगा, आई तो सिलेक्शन है इसका नहीं हुआ, ये क्या पढ़ाएगा हम लोग को, ठीक। तो उसकी संख्या बहुत कम रहती है, तो कहेंगे हाँ क्या, हाँ तो हाँ, हम्म, हम्म,
ये बात है कि तब से 6 अक्टूबर से कंटिन्यू आ रहे हैं। 6 अक्टूबर से हम लोग शुरू किए थे ये वाला शाम वाला, तो कई लोग जो है वो आना जाना मैंने ये कर दिए, दुर्गा का जैसे घबराया ना सबका, तो सब लोग गायब हो गए। तो ये सब होता है। अब कुछ लोग तो आता ही इसलिए था ना, जैसे कुछ स्टूडेंट को हम देखे हैं कि फाउंडेशन से लेकर के इसमें तक जो है, जैसे वो देख लिए कि उनका पसंद की जो है लड़की किस में आ रही है, पीछे पीछे आ गए, और तब तक लगे रहेंगे जब तक उससे फोन नंबर नहीं मिले। हाँ, तो वही तो कहें कि अभी भी एक आया था कि अभी 2-3 दिन पहले लड़का जो था एक पीछे बैठता था उधर, वो उसको मैंने किसी लड़की को ये किया, वो लड़की हमको कही देखिए सर कि आपका नाम लेकर के, कि हम लोग पार्क सिविल सर्विसेज में मतलब मिले थे कि क्विज के टाइम जो सर कराते थे, और हम जब पढ़ा रहे होंगे तो मेरा कुछ रिकॉर्डिंग कर लिया होगा थोड़ा सा बोलते समय, करते हैं ना सब बदमाशी अपना, तो देखो कि इसी क्लास में हम भी थे तुम भी थी, तो कि बहुत मेहनत से आपका नंबर हमको मिला है। तो ये सारी चीज़ें, इसे वो क्या हम बोले, वो पढ़ने वाला लड़का है ठीक है, लेकिन अब खत्म हो गया। हम तुरंत फोन लगाए, डर से नहीं उठाया, मैसेज किया हम कह रहे आइएगा तो कल, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई आने की, यहीं पर कहीं पर बैठता था वो पीछे में, पढ़ने में ठीक था। बोला था हमसे कि सर पेपर बना के हम लाया करेंगे, और उसके 1-2 दिन के बाद निकल गया। मतलब चक्कर में वो था, किसी और चक्कर में उसको था कि हम अपना पढ़ाने का वो दिखा करके और हम इम्प्रेस करेंगे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। तो उसको हुआ कि कहीं ना कहीं से नंबर निकल जाएगा, तो चला गया, उसका काम हो गया। तो यहाँ कई लोगों को हम देखते हैं कि वो आते ही इसीलिए हैं नंबर निकलवाने के लिए, और अगर मिल गया तो अच्छा हुआ कि लड़की से नहीं मिला था, उसको किसी और से मिला होगा, तो जाहिर सी बात है कि कोई लड़की या कुछ कहीं से मिला होगा, उसके बाद गाली बात सुन लिए, मूड फ्रेश हो गया, दिमाग सुधर गया। तो ये ऐसे ही होते हैं लोग। तो वो भी एक होता है कि हमको कैसे जो है मतलब अपना टारगेट पूरा करना है। कई को हम देखते थे दरोगा टारगेट में आते थे, तो हम देखते थे कि वो तब तक ही आए और तब तक वो फीस नहीं दिए, मतलब वो रोके रहे और जिस दिन उनको मोबाइल नंबर मिल गया ना, अगला दिन से गायब। हम कह रहे वो पढ़ने आ रहा था, क्या हुआ? तो हमको खबर मिला कि जिस लक्ष्य के लिए आ रहा था वो लक्ष्य उसका पूरा हो गया, तो गायब हो गया। ये हाल है। तो 36वां नाथपा झाकरी परियोजना, ठीक, तो सतलज नदी हिमाचल प्रदेश, ठीक, ये भी पूछता है। नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश, पहले देश के बड़े परियोजनाओं में से एक था ये नाथपा झाकरी, ठीक है, बाद में कई परियोजनाएं बन गई। पनामा परियोजना, पनामा नदी गुजरात, ये जानबूझ के देता है कभी कभी, क्योंकि लोग इसको मध्य अमेरिका वाला पनामा समझ जाते हैं। तो पनामा नदी ये गुजरात में है। भारत में पनामा नदी कहाँ है? गुजरात में, याद रखिएगा, ठीक है। कोल डैम परियोजना सतलज नदी हिमाचल प्रदेश, पहले क्वेश्चन पूछा करता था यहाँ से, ठीक है। कांग सावती, मयूराक्षी और मुरली नदी, ये सब जो है पश्चिम बंगाल है। कांग सावती, मयूराक्षी और मुरली, ये सभी जो है पश्चिम बंगाल में, ठीक। पराम्बी कुलम अलियार परियोजना, ये तमिलनाडु और केरल है। 8 छोटी नदियां हैं इसमें। पराम्बी कुलम अलियार परियोजना तमिलनाडु और केरल, 8 छोटी छोटी नदियां हैं इसमें। मुचकुंड परियोजना ओडिशा, ये जितना हीराकुड मुचकुंड, कुंड लिख दिया मुचकुंड, ये सभी जो है ओडिशा और आंध्र प्रदेश, याद रखना 2 राज्यों में है मुचकुंड, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। गिरना महाराष्ट्र, गिरना हिल्स भी है, गिरना नदी भी है, गिरना महाराष्ट्र, मत गिरना, ठीक है, महाराष्ट्र। शारदा परियोजना, शारदा नदी और गोमती नदी, उत्तर प्रदेश, शारदा परियोजना, इस सब नहीं पूछता है। पूर्णा नदी महाराष्ट्र, बारगी परियोजना, बारगी नदी मध्य प्रदेश, ये सब अमूमन अभी तक नहीं आया है। ये लोकल वहां पूछता होगा, आगे पूछ सकता है, लेकिन अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हंसदेव बांगो परियोजना, हंसदेव नदी छत्तीसगढ़, हंसदेव बांगो परियोजना। सैतालीस दंडक अरण्य परियोजना, दंडक अरण्य परियोजना जो है, ये दंडक अरण्य, अरण्य का मतलब जंगल होता है, और दंडक जहां शूर्पणखा को लक्ष्मण जी ने दंडित किया था, ठीक है। दंडित इसलिए कहते हैं, लोग कहते हैं कि एक पुरुष होकर के जो है महिला की नाक काट डाली, नहीं। जब शूर्पणखा ने कहा कि अब वो सीता जी को मार देगी, ये मार देगी, तभी जो है तुम लोग के पास ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, और तब तुम लोग हमको पूछोगे। तो इसलिए वो सीता जी को जब मारने चली, तब लक्ष्मण जी ने उसका गुस्से में नाक वार किया, कहा कि अभी ये बस वार्निंग है, अगर दूसरा अगर करोगी तो गला उतार देंगे, निकल जाओ, ठीक है। तब वो रोते हुए गई कि ना काटे, ना काट दिया, और अपने भाइयों को भी मरवा दी।
ठीक है, तो दंडाकरण्य परियोजना ओडिशा मध्य प्रदेश लाभान्वित राज्य है। और वरना वैसे अगर केवल दंडक अरण्य की बात करेंगे, ठीक है, तो ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ठीक, और अब तेलंगाना भी। तेलंगाना न भी रहे तो इतना तीनों का ध्यान रखिएगा। इन तीनों के ये में बस्तर जिला जो है, छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला, तो ये तीनों ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश जो है ये दंडकारण्य का जो है मिलन स्थल है। तीनों है इसमें, तीनों में है ये क्या, दंडक अरण्य जो है वन्य जो अभयारण्य में पूरा एक बड़ा क्षेत्र, जंगल का क्षेत्र है। नहीं नहीं, वो नहीं बोलते हैं, ये सब नहीं। शरावती परियोजना, शरावती नदी कर्नाटक, शरावती परियोजना शरावती नदी कर्नाटक। पंचेत बांध दामोदर नदी झारखंड, पंचेत। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी मध्य प्रदेश, गंगा सागर परियोजना चंबल नदी मध्य प्रदेश। बाण सागर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, सोन नदी पर। इसी परियोजना के तहत मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सोन नदी का पानी अपने पास रख लेते हैं और सोन में पानी कम हो जाता है, जिसका बिहार सरकार को विरोध करना चाहिए था, लेकिन बिहार सरकार विरोध नहीं करती है। इसमें था बाण सागर परियोजना में कि बिहार को भी सोन नदी का पानी मिलेगा, लेकिन इसका पानी को पहले ही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश अपने पास रख लेते हैं, जिसके चलते सोन में पानी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब उनके यहाँ पानी ज्यादा हो जाता है तो वो छोड़ देते हैं, अब पूरे बिहार में जो उधर से जो है पानी आ जाता है सोन नदी में। हाँ, सोन बाण सागर परियोजना। नर्मदा सागर परियोजना मध्य प्रदेश और गुजरात। राणा प्रताप सागर चंबल राजस्थान। जवाहर सागर परियोजना चंबल राजस्थान, ठीक है। और ये जो है ना गंगा सागर, ये दरअसल हमको लगता है ना कि गांधी सागर है ना। राणा प्रताप और जवाहर सागर परियोजना मध्य, ठीक है, चंबल राजस्थान, ये गांधी सागर है, इसको कर लीजिएगा गांधी सागर। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी क्योंकि हमको डाउट हो रहा था। कलकत्ता में गंगा सागर। अब सोचिए जो भी पढ़ाता होगा लूसेंट, सब ऐसे ना गलत से पढ़ा देते होंगे। तो राणा प्रताप और जवाहर सागर राजस्थान चंबल नदी, लेकिन गांधी सागर मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर। सरहिंद नहर परियोजना सतलज नदी हरियाणा। वैसे सरहिंद जो है वो पंजाब में है। तुलबुल परियोजना याद रखिएगा, झेलम, तुलबुल झेलम, तुलबुल परियोजना झेलम। दुल्हस्ती चिनाब, दुल्हस्ती चिनाब। तिलैया परियोजना बराकर। तीनों को देख लो। तुलबुल याद रखिएगा, झेलम पूछता है, ठीक, याद रखने के लिए। अच्छा, तुलबुल अदुल दुल्हस्ती याद है ना। तुलबुल झेलम दुल्हस्ती चिनाब। तिलैया तो बराकर है, बेतवा माता जी। अब याद हो गया ना, अब नहीं भुलाइएगा। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। इसको लेकर भी काफी हंगामा हुआ था, लेकिन अंत बन गया। बगलिहार परियोजना और दुल्हस्ती परियोजना दोनों जो है चिनाब नदी पर है, याद रखना। बगलिहार ये भी पूछता है, बगलिहार भी पूछता है। कड़ना बांध माही नदी गुजरात। कड़ना बांध, माही नदी वो नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, बस इतना ही। ये कड़ना टड़ना याद रखने की जरूरत नहीं है। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। इंदिरा सागर, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का क्या कहा था, मंदिर कहा था। बगलिहार याद रखना चिनाब, अब्दुल हस्ती।
नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, आगरा यमुना नदी, बद्रीनाथ अलकनंदा, बद्रीनाथ अलकनंदा, इलाहाबाद यानी प्रयागराज गंगा यमुना, दिल्ली यमुना नदी, फिरोजपुर सतलज नदी, फिरोजपुर कैंट, अंग्रेजों ने रंजीत सिंह को कमांड में रखने के लिए फिरोजपुर को क्या बनाया था, कैंट बनाया था, मैंने कैंटोनमेंट, हरिद्वार गंगा नदी, कानपुर गंगा नदी, कुरनूल तुंगभद्रा नदी, सोकोवा घाट ब्रह्मपुत्र नदी, ये सब नहीं, सब फालतू है। कन्नौज गंगा नदी, कन्नौज इत्र के लिए फेमस है, कन्नौज इत्र के लिए फेमस है गंगा नदी। इधर भी देख लेते हैं साइड साइड, अयोध्या सरयू नदी, ठीक है ना, घाघरा की सहायक है सरयू नदी, कोलकाता हुगली नदी, लखनऊ गोमती नदी, ठीक, गोमती जो है गंगा में गाजीपुर में मिल जाती है, गाजीपुर में गंगा नदी में, जी 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 हाँ, गोमती गाजीपुर में गंगा में मिल जाती है, जी जी जी, ठीक है, गोमत ताल से निकलती है, पीलीभीत जिला। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी, जबलपुर नर्मदा नदी, कोटा चंबल नदी, कटक महानदी, नासिक गोदावरी, ओडिशा का संबलपुर महानदी, ओडिशा का संबलपुर महानदी, यही संबलपुर विद्रोह हुआ था, सुरेंद्र साई नेता थे उसके, 1857। संबलपुर विद्रोह हुआ था, सुरेंद्र साई यहाँ के नेता थे, सुरेंद्र शाही, उज्जवल शाही, सुरेंद्र शाही, दोनों भाई, हाँ उड़ीसा में पड़ता है। श्रीनगर झेलम नदी, श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी, झेलम नदी। सूरत डायमंड सिटी, ताप्ती नदी। हैदराबाद मूसी नदी, हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में हुसैन सागर झील है, ठीक है, जिसमें जिब्राल्टर रॉक पर गौतम बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है। मथुरा यमुना नदी, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी, अहमदाबाद साबरमती, महाराष्ट्र का पंढरपुर भीमा नदी, ठीक है, पिठोबा का स्थान है पंढरपुर, संत विठोबा का स्थान है पंढरपुर, भक्ति संत विठोबा। बरेली रामगंगा नदी, उड़ीसा का छत्तीसगढ़ का जगदलपुर इंद्रावती, छत्तीसगढ़ का जगदलपुर इंद्रावती। गोरखपुर राप्ती नदी, ताप्ती नहीं राप्ती, गोरखपुर राप्ती। संबलपुर बता ही दिया महानदी। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी, यही श्रीरंगपट्टनम जहां टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा था, ठीक है, जैकोबिन क्लब की सदस्यता ग्रहण किया था, स्वतंत्रता का वृक्ष यही लगाया था श्रीरंगपट्टनम में, और यहीं पर श्रीरंगपट्टनम में तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि हुई थी, ठीक है, 1792 में। 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, जिसके अंतर्गत टीपू सुल्तान को अपने राज्य का आधा भाग देना पड़ा था, अपने दोनों बेटों को जो है गिरवी रखना, जमानत के तौर पर रखना पड़ा था अंग्रेजों के सामने, और इसके अलावा 3 करोड़ रुपया क्षतिपूर्ति देना पड़ा था। इसी के बाद टीपू सुल्तान की हालत खराब हो गई थी, ठीक है, और जब अंग्रेजों को लगा कि नेपोलियन आ सकता है टीपू सुल्तान की मदद के लिए, तो इन लोगों ने 4 मई 1799 को टीपू की हत्या करवा दी। जौनपुर गोमती नदी किनारे, और गोरखपुर राप्ती नदी, ओरछा बेतवा, उज्जैन शिप्रा जहां पर महाकुंभ लगता है, वाराणसी गंगा नदी, लुधियाना सतलज, विजयवाड़ा कृष्णा, तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी, और बैतूल मध्य प्रदेश ताप्ती नदी। इसी बैतूल से ताप्ती नदी निकलती है, ठीक है, विंध्य पहाड़ी से, इसी बैतूल से ताप्ती नदी निकलती है। न्यायपालिका, समस्त न्यायालयों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहते हैं, जुडिशरी कहते हैं। न्यायपालिका को अंग्रेजी में जुडिशरी कहते हैं। न्यायालयों में शक्ति विभाजन नहीं होता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं होता है, इसमें सीनियर जूनियर चलता है। भारतीय न्याय प्रणाली में छोटे छोटे न्यायालयों के ऊपर प्रत्येक जिले का जिला न्यायालय, उनके ऊपर राज्यों के हाई कोर्ट्स, और सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। आइए सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। भारत की न्यायिक व्यवस्था, भारत का जो जुडिशल सिस्टम है वो इकहरी और एकीकृत है, ठीक है, सिंगल और इंटीग्रेटेड है, एकदम पिरामिड शेप में है। सबसे ऊपर में जो है सुप्रीम कोर्ट, यहां पर सुप्रीम कोर्ट, यहां पर हाई कोर्ट्स, और यहां पर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट यानी कि अधीनस्थ न्यायालय नीचे में। तो ये इकहरी, एक सिंगल, और इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सर्वोच्च न्यायालय केवल और केवल दिल्ली में स्थित है,
ठीक है, इसे कहीं कोई ब्रांच नहीं है। नई दिल्ली प्रगति मैदान के पास जो है सुप्रीम कोर्ट है, इसे कोई ब्रांच नहीं है, नकालों से सावधान। इकहरी माने पूरा अपने आप में जो है एक सिंगल ये है, ठीक है। यहां पर भारत की न्यायिक व्यवस्था को इकहरी बताया है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं कि वो इकहरी है, माने एक ही इंडिकेटेड पिरामिड शेप में गया हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता, इसका प्रभाव क्षेत्र, शक्तियों का रेगुलेशन से संबंधित, विनियमन का मतलब रेगुलेशन होता है, से संबंधित विधि निर्माण, ठीक है, लॉ मेकिंग की शक्ति किसको प्राप्त है? इंडियन पार्लियामेंट को। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 124। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। 1 + 33 = 34। संशोधन विधेयक, न्यायाधीशों की संख्या सर्वोच्च न्यायालय में 1 + 33 = 34। सर्वोच्च न्यायालय में पहले 7+1 था, 8 न्यायाधीशों, ठीक है, 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था थी, संविधान में मूलतः की गई थी। बाद में काम के बढ़ते दबाव को देखते हुए 1956 में संख्या 11 की गई और तदुपरांत संख्या 14, 18, 26 और 2009 में 31 और 10 साल के बाद 2019 में 34 कर दी गई। बस 7+1 और 33+1 याद रखना है, 34, 8 और 34। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो, सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय वह इसी न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों से क्या कर सकता है? परामर्श कर सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति। परंतु अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति सदैव मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। एक नियम है अब कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वही बनेंगे जो सबसे सीनियर जज होंगे, ठीक है, इसको फॉलो करना रहता है। यह न्यायाधीशों का प्रथम मामला में आया था, फर्स्ट जजेस केस में। परंतु अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सदैव मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। वह चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश से भी परामर्श कर सकता है, उसके मन पर है। इस 24(2) में कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है, मिनिमम एज नहीं निर्धारित है। एक बार नियुक्ति होने के बाद उनके अवकाश ग्रहण की आयु सीमा कितनी है? 65 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर करेंगे 65 साल में, हाईकोर्ट के 62 साल में। मान लो कि 61 साल के हो गए हैं, 1 साल बाद हाईकोर्ट से रिटायर होने वाले हैं और तब तक सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन हो गया तो 4 साल बढ़ गया उनका, 65 तक। समझ आया? और नहीं अगर हुआ, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अगर टिढ़िया दिया तो 1 ही साल में रिटायर कर जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, वह किसी हाईकोर्ट में या 2 या 2 से अधिक हाईकोर्ट में, ठीक है, या 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, 5 वर्ष, या किसी उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक एडवोकेट रह चुका हो, अधिवक्ता, या राष्ट्रपति की नजर में कानून की उच्च कोटि का क्या हो? ज्ञाता हो, यानी कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जूरिस्ट हो, बहुत फेमस जूरिस्ट हो, बहुत ज्ञानी इंटेलेक्चुअल जूरिस्ट हो, वो कानून का उच्च कोटि का हाई लेवल जूरिस्ट हो। न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते अनुच्छेद 19 में दिए गए हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, आपको एकदम से समय आ जाएगा वो, लेकिन नहीं ना माना सुप्रीम कोर्ट ना। न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, अनुच्छेद 125, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को 2,80,000 प्रतिमाह और अन्य न्यायाधीशों को 2.5 लाख प्रतिमाह वेतन मिलता है, ठीक। इसके अलावा उन्हें निःशुल्क आवास और अन्य सुविधाएं जैसे मेडिसिन, कार, टेलीफोन आदि मिलती है। न्यायाधीशों का वेतन और उनको मिलने वाली अन्य सुविधाएं उनके कार्यकाल में कम नहीं की जा सकती हैं, ठीक है। सेवानिवृत्त, रिटायर्ड चीफ जस्टिस और अन्य न्यायाधीशों का पेंशन
उनके अंतिम माह के वेतन का 50% निर्धारित है, आधा। हाँ बिल्कुल हो जाता है ऐसे, उनके कार्यकाल में कम नहीं कह सकता। हाँ ऐसे सामान्य तौर पर, हाँ लेकिन ऐसे कब कह सकता है। पद विमुक्त, या तो अपने से रिजाइन मार दें या उनको जो है संसद हटा दें। सर्वोच्च न्यायालय के जज की पद विमुक्ति, रिमूवल फ्रॉम द पोस्ट के लिए संसद के दोनों सदन एक प्रस्ताव पारित करते हैं जिसे प्रार्थना कहते हैं। ठीक है, ये पिटीशन डाला जाता है जिससे वह किसी न्यायाधीश को सिद्ध भ्रष्टाचार, साबित कदाचार, ठीक है, प्रूवेन जो है मिसकंडक्ट अथवा असमर्थता, इनकैपेबल कैपेसिटी के कारण पद से हटाना चाहते हैं। यह प्रस्ताव दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या के स्पष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए तथा साथ ही यह भी आवश्यक है कि प्रस्ताव पर मतदान के समय जितने सदस्य उपस्थित हैं और मतदान में भाग लेते हैं उनका 2/3 बहुमत उस प्रस्ताव का समर्थन करे। समझ में आ रहा है ये कि नहीं? थोड़ा थोड़ा नहीं समझ में आया? ठीक है, क्या जो लोग पढ़ा हुआ उनके लिए है ये। पॉलिटी नहीं की थी क्या फाउंडेशन में? क्या है? अच्छा, तो जब इस प्रकार पास हुआ प्रस्ताव संसद के पास प्रार्थना समावेदन के रूप में भेजती है तभी वह आदेश जारी करके संबंध न्यायाधीश को हटा सकता है। जो लोकसभा है और एक राज्यसभा है, यहां से अगर लोकसभा में किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का प्रस्ताव आया, चीफ जस्टिस को, जज को, या हाई कोर्ट के जज या चीफ जस्टिस को, तो लोकसभा से 100 सांसद और राज्यसभा से 50 MP, ये दोनों पहले उसको नोटिस भेजेंगे, संसद में प्रार्थना करेंगे। अगर लोकसभा में जाएगा तो लोकसभा के 100 सांसद, लेकिन अगर राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा के 50 सांसद इस संबंध में एक नोटिस भेजेंगे और वो जाएगा जज साहब को 14 दिन पहले, 14 दिन पहले। और सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस को हटाने के 2 आधार होने चाहिए। साबित कदाचार यानी भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार साबित हो चुका हो, प्रूवेन मिसकंडक्ट, पकड़ा जा चुका हो कदाचार में, भ्रष्टाचार में फंस गए हो, और इसके अलावा जो है साबित कदाचार और असमर्थता यानी कि इन कैपेसिटी, काम करने में सक्षम नहीं, इन दोनों ही आधारों पर सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है हटाया जा सकता है या हाई कोर्ट के जज को भी हटाया जा सकता है। अच्छा, आ गया क्या रिजल्ट? कहाँ कौन है? हाई कोर्ट का रिजल्ट आ गया। चलिए अभी यहाँ अब इसको रोकते हैं, समझा देंगे हम, ठीक है ना? रिजल्ट आ गया, उसको देख लेते हैं, 8 बज गया है। क्या नाम है? अच्छा, सेतु प्रतीक, हाँ प्रेम। चलिए चलिए अभी इसको करते हैं, आ गया है रिजल्ट, उसको फिर हाई कोर्ट का कर देते हैं। ये बता देंगे हम, देख लेते हैं किसका किसका हुआ है।